एंड द ब्लेम गेम ऑन न्यू दिल्लीज पॉल्यूशन क्राइसिस। फ्रेंड्स, आज का जो आर्टिकल है वो दिल्ली और आसपास यानी कि पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में जो स्मॉग का जो प्रॉब्लम है और उससे रिलेटेड जो पॉलिटिक्स हो रही है उससे संबंधित है कि कैसे सिर्फ हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं इतने सीरियस इशू को लेकर के भी, और कोई भी एक होता है जेन्युइन जो एफर्ट होता है वो ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट और ना ही वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो दिल्ली की गवर्नमेंट है या आसपास के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन लोगों के द्वारा जो रूट कॉज है उसका समाधान नहीं किया जा रहा है, बल्कि सिर्फ दिखावटी जो प्रयास होते हैं कुछ समय के लिए और फिर इन सारी समस्याओं को भुला दिया जाता है। फिर जैसे ही विंटर आती है फिर से लोग या तो दीपावली में पटाखे बैन करने की डिमांड करना शुरू कर देते हैं या ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा पराली जो जलाया जा रहा है उसके कारण से दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है। तो दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो दिल्ली गवर्नमेंट को ब्लेम करती है। दिल्ली गवर्नमेंट जो है, अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके कह रही है कि सारा का सारा जो पोल्यूशन हो रहा है उसका सारा का सारा जो जिम्मेदार है वो पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा स्टबल बर्निंग है। तो ये जो ब्लेम गेम चल रहा है, ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाने का जो सिलसिला चल रहा है, खेल चल रहा है, उसी के ऊपर है दिल्ली का जो पोल्यूशन का जो क्राइसिस है। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। ठीक है, देखिए, कंसर्टेड एफर्ट्स आर नीडेड फॉर ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू दिल्ली पॉल्यूशन क्राइसिस। क्या है कंसर्टेड? कंसर्टेड का मतलब होता है कंबाइंड, मतलब मिला जुला प्रयास। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करे, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, यानी कि एनसीआर में पढ़ने वाले जितने भी रीजन्स हैं उन सबको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एनजीओ को, आम लोगों को, सबको मिल करके प्रयास करना होगा। यानी कि मिला जुला प्रयास जरूरत है, आर नीडेड, इसकी जरूरत है। किसके लिए? फॉर ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं होना चाहिए कि अभी हमने क्या कर दिया। अभी जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पूरी की पूरी बैन कर दिया है, स्कूल कॉलेजेज बंद कर दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से कंप्लीट लॉकडाउन की भी संभावना जताई जा रही है कि 21 नवंबर के बाद हो सकता है कि कंप्लीट लॉकडाउन घोषित कर दिया जाए। यानी कि ऑड इवन फार्मूला भी लगाने की कोशिश हो रही है। तो कभी ऑड नंबर की जो व्हीकल्स है वो चलेंगी, कभी इवन नंबर की अल्टरनेट डे पे। तो ये सब जो है ना, ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो कंसर्टेड एफर्ट करने होंगे दिल्ली पोल्यूशन की क्राइसिस को निपटने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। A familiar sequence of events unfolds in the national capital region before the advent of winter। तो देखिए, फैमिलियर का मतलब होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी है, परिचित। मतलब जो चिर परिचित जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का मतलब घटनाक्रम। मतलब एक घटना होती है, फिर उसके बाद एक और घटना होती है, फिर एक और घटना होती है, तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो एक फैमिलियर सा मतलब जो पहले से जाना पहचाना परिचित सा जो घटनाक्रम है वो अनफोल्ड करता है। अनफोल्ड का मतलब होता है डेवलप करता है, मतलब सामने आता है। कहाँ पे? एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन में। कब? बिफोर द एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत। तो विंटर की जैसे ही शुरुआत होती है उसके पहले आप देखिएगा कि इसी तरह के घटनाक्रम होते हैं कि लोग शुरू में क्या करते हैं, दिवाली को ऊपर ब्लेम करते हैं कि दिवाली में पटाखे मत जलाओ। फिर पंजाब हरियाणा के किसानों के ऊपर स्टबल बर्निंग का आरोप लगा देते हैं, और इस तरह से ये पूरा पूरा घटनाक्रम चलते जाता है। तो ये किसी एक वर्ष का ये घटनाक्रम नहीं है, इसी तरह का घटनाक्रम आप लगातार पिछले 15 साल से इसको देख सकते हैं। तो इसी के बारे में ये कह रहे हैं। देखिए, द मानसून रिट्रीट्स। अब होता क्या है कि मानसून रिट्रीट करता है। रिट्रीट मतलब वापसी करना। ठीक है, ड्राइज द एयर। इससे क्या होता है कि हवा सूखी हो जाती है, मतलब नमी उसमें नहीं रहती है उतनी। एंड द विंड ड्रॉप्स। और विंड जो होती है मतलब हवा जो होती है वो बहनी बंद हो जाती है। जैसे अभी जो बोला जा रहा है कि दिल्ली की जो हवा है वो गैस चैम्बर की तरफ हो जाती है। मतलब क्या है कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है एयर में, जिसके कारण से क्या होता है कि जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जो पोल्यूशन है, जो स्मॉग है, वो दिल्ली की हवाओं के आसपास ही क्या होता है, फिक्स हो जाता है। अगर वो हवाएं चलती, बारिश होती इस समय में, तो क्या होता कि हवाएं, बारिश के कारण से वो सारे के सारे जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, वो नीचे दब जाते हैं, बारिश से वो ख़त्म हो जाते हैं। हवाएं चलती तो उसे डिफ्यूज कर देती। लेकिन ये सब नहीं होने के कारण से क्या होता है, विंड ड्रॉप हो जाती है, हवाएं जो होती हैं वो सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। मानसून जो होता है उसका रिट्रीटमेंट होता है। ठीक है,
ठीक है, देखिए द पोल्यूशन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। अब देखिए कहाँ कहाँ से पोल्यूशन आता है, तो एक तो कंस्ट्रक्शन होता है, जो घर बनता है तो उसमें आप देखते हैं कि बिल्डिंग्स का तोड़ा जाना, उसमें कंस्ट्रक्शन में होता है। फिर इंडस्ट्री, बहुत सारे आप देखिए कि थर्मल पावर प्लांट्स हैं और भी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, तो उससे जो इमिशन होता है वो है। रोड ट्रांसपोर्ट, आप देख ही सकते हैं कि दिल्ली में कितने सारे व्हीकल्स हैं, ठीक है। हिदर टू बींग मास्क्ड थ्रू द ईयर बिकम्स मोर विजिबल। अब देखिए हिदर टू मतलब अब तक, मतलब अनटिल नाउ, मतलब अब तक जो मास्क्ड, मास्क का मतलब हिडन, छुपा हुआ होता है, थ्रू द ईयर पूरे साल, बिकम्स मोर विजिबल अब वो हमारे सामने दिखने लगता है। मतलब क्या होता है, इसका कहने का ये मतलब है कि आप देखिए कि जनवरी से लेकर के सितंबर तक हम लोग इन सब को भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही अक्टूबर आती है, मतलब कि विंटर का एडवेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे डिस्कोर्स में सामने आ जाती हैं, ठीक है। कि कंस्ट्रक्शन से देखो भाई कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इससे पोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्री से हो रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये पहले पूरे साल हम लोग भूल जाते हैं। सिर्फ ये जो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है, नवंबर का महीना होता है, उसमें ही हमें ये सब दिखने लगती है, ठीक है, जब पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो, ठीक है, becomes more visible. अब देखिए, however, the period also coincides with a unique practice in northern India where farmers in Punjab, Haryana and eastern Uttar Pradesh, in a bid to hurriedly clear their fields of rice straw to make a space for wheat, set fire to the chaff. अब देखिए इसको समझिए, हालांकि, हाउएवर मीन्स हालांकि, हालांकि होता क्या है, द पीरियड ऑल्सो कोइंसाइड, ये जो पीरियड है, कौन सा पीरियड, जो विंटर का जो एडवेंट है, मतलब जो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है, वो कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड का मतलब मेल खाता है। उसी समय और भी कुछ होता है, उस समय क्या होता है, अ यूनिक प्रैक्टिस इन नॉर्दर्न इंडिया। उसी समय क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि एक खास तरह की प्रैक्टिस, कोई काम किया जाता है। क्या किया जाता है, जहाँ वेयर फार्मर्स इन पंजाब एंड हरियाणा एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं, इन ए बीड टू, इन ए बीड टू मतलब इन एन अटेम्प्ट टू, मतलब किस कोशिश में, किस कोशिश में, हरिडली, हरिडली का मतलब जल्दबाजी में, क्लियर देयर फील्ड्स, वो अपने खेत को साफ करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, किसका, ऑफ राइस स्ट्रॉ। अभी आपने देखा होगा कि अभी जो कटाई हो रही है वो धान की कटाई हो रही है, तो धान की कटाई जब होती है अक्टूबर नवंबर में, तो उसके बाद क्या होता है कि बड़े बड़े, चूँकि हमारे यूपी बिहार इन सब में उतनी समस्या नहीं होती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हाथ से उसकी कटाई करते हैं, तो बड़े बड़े डंठल नहीं बचते हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, वो मशीनों के द्वारा वहाँ पे सब कटाई होती है, जिसके कारण से बड़े बड़े उसके स्टबल्स बच जाते हैं, ठीक है, पराली जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो बच जाते हैं। तो उसके कारण से, और फिर कुछ ही समय के बाद हमें गेहूँ भी करनी होती है, गेहूँ की बुआई करनी होती है। तो कम टाइम में जल्दी जल्दी खेत को क्लियर करने में वो लोग क्या करता है कि सबसे आसान तरीका उन लोगों को लगता है कि हम खेत को, जो पराली खेत में जो है उसको जला दिया जाए, ताकि खेत जल्दी से क्लियर हो जाए। तो वहीं ये बता रहा है कि इसी पीरियड में क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न यूपी के जो किसान होते हैं, वो जल्दी से अपने धान के जो खेत होते हैं उसको साफ क्लियर करने के चक्कर में, वीट के लिए स्पेस बनाने के लिए क्या करते हैं कि वो जो स्टबल होता है, यानी चेफ होता है, इसी को चेफ बोला है, तो उसको आग लगा देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दिस लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस इज नाउ फेसिंग क्रिटिसिज्म बिकॉज ऑफ इट्स इमर्जिंग लिंक टू दिल्लीज नॉक्सियस एयर क्वालिटी। लेकिन ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब जो लंबे टाइम से चला आ रहा है, तो ये जो लंबे टाइम से चला आ रहा है जो प्रैक्टिस है, ये जो काम ये लोग करते हैं, ये अब क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है, मतलब इसकी आलोचना हो रही है। क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ इट्स इमर्जिंग लिंक। क्यों, क्योंकि अब बहुत सारे स्टडी में ये पाया गया है कि स्टबल बर्निंग जो है वो दिल्ली में जो होने वाली पोल्यूशन है उसका लगभग लगभग 30 to 40% कंट्रीब्यूशन करती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। हालांकि अगर ओवरऑल पूरे साल का एवरेज लेंगे तो 3 to 4% ही कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में चूंकि समस्या ज़्यादा हो जाती है, और उस समय का जो डाटा है वो ये बताता है कि 30 to 40% कंट्रीब्यूशन स्टबल बर्निंग से होता है। इसीलिए अब क्या हुआ है कि ये जो प्रैक्टिस है किसानों के द्वारा, हरियाणा, यूपी और पंजाब के किसानों के द्वारा जो पराली जलाए जाने का जो प्रैक्टिस है, वो अब क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है। दे आर फेसिंग क्रिटिसिज्म। क्यों, क्योंकि इसको अब दिल्ली का जो नॉक्सियस, नॉक्सियस का मतलब पॉइजनस, पॉइजनस जो जहरीली हवा की जो क्वालिटी हो गई है, उससे उसको जोड़ दिया जा रहा है, तो इसके कारण से उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है, ठीक है।
नॉक्सियस एयर क्वालिटी। अब देखिए, द स्टबल स्मोक कैरीज ओवर इनटू दिल्ली थ्रू लॉन्ग रेंज विंड ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, ये जो पंजाब हरियाणा में जो स्मोक स्टबल से जो धुआं निकलता है वो कैरी ओवर हो जाता है, कैरी ओवर इनटू दिल्ली मतलब वो हवा के द्वारा दिल्ली में घुस जाता है। उधर से चूंकि हवाएं आती हैं तो उधर की जो भी स्मोक होती है वो दिल्ली में घुस जाती है। कैसे? थ्रू लॉन्ग रेंज विंड ट्रांसपोर्ट, विंड के द्वारा लंबी दूरी की जो हवाएं चलती हैं उधर से आती हैं उसके द्वारा वो दिल्ली में प्रवेश कर जाती है। अब देखिए, फाइनली द थर्ड एलिमेंट ड्यूरिंग द सीजन इज दीपावली एंड द बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। और तीसरा जो इसका मुख्य एलिमेंट है, घटक है इस सीजन का, वो क्या है? वो है दीपावली। और उस समय जो क्रैकर्स, क्रैकर्स मतलब पटाखे और बर्स्ट मतलब फोड़ना, तो पटाखे फोड़ने का जो काम होता है वो भी एक तीसरा एलिमेंट हो जाता है इसी सीजन में। ठीक है। द सीजन इज ऑल्सो मार्क्ड बाय more social gatherings such as weddings और related celebrations that again see a demand for crackers। अब देखिए, इसी सीजन में आप जानते होंगे कि ये सीजन जो होता है वो वेडिंग सीजन होता है। इसमें शादी ब्याह भी बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे सोशल गैदरिंग्स भी होते हैं, क्योंकि शादी ब्याह होता है तो आप जानते हैं कि लोग जो होते हैं वो बहुत सारे पटाखे भी फोड़ते हैं। तो इसी समय बहुत सारे सोशल गैदरिंग्स होते हैं। ठीक है, जैसे वेडिंग्स हो गए और वेडिंग से जुड़े हुए जो सेलिब्रेशंस होते हैं, ठीक है, इसमें भी क्रैकर्स की डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। While there is an official ban on crackers except so-called green crackers that are not widely available, the additional smoke from all of these add to the bad air, spiking air quality meters into the very poor and severe categories। अब देखिए क्या है, हालांकि while there is an official ban on crackers, हालांकि जो क्रैकर्स हैं उनके ऊपर सरकारी बैन है, ऑफिशियल बैन है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन सो कॉल्ड ग्रीन क्रैकर्स को छोड़ करके, एक्सेप्ट सो कॉल्ड ग्रीन क्रैकर्स दैट आर नॉट वाइडली अवेलेबल, ग्रीन क्रैकर्स को छोड़ करके सारे पटाखे पे बैन है। लेकिन वो ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वो वाइडली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वो हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल पटाखे होते हैं जो ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं वहीं सारे लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से क्या हुआ है कि देर इज ए ऑफिशियल बैन ऑन फायर क्रैकर्स, इसके बावजूद द एडिशनल स्मोक फ्रॉम ऑल ऑफ दीज एड टू द बैड एयर, लेकिन फिर भी जो ये एडिशनल स्मोक जो बाहर निकलता है इन सब से, इससे क्या होता है कि बैड एयर को वो प्रभावित करता है, इससे ज़्यादा एयर की क्वालिटी जो है वो खराब होती है। स्पाइकिंग एयर क्वालिटी मीटर्स, इसके अलावा एयर क्वालिटी का जो मीटर है वो भी ऊपर बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाता है, और वो वेरी पुअर से सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाता है। क्या? एयर क्वालिटी जो इंडेक्स होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि AQI होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे गुड है, ठीक है, बैड है, ठीक है, वेरी पुअर है, सीवियर कैटेगरी है, वेरी सीवियर कैटेगरी है। तो पोल्यूशन का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का मीटर भी उतना ही वैसे ही बढ़ते जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस प्रोवोक्स ए पब्लिक आउटक्राई एंड कंसर्न्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ए hurried response from the government that pushes for restrictions on free movement and construction। अब देखिए, इसके कारण से होता क्या है, इन सब के कारण से दिस प्रोवोक मतलब जगाना, ये प्रेरित करता है, ये उकसाता है किसको? पब्लिक आउटक्राई। आउटक्राई का मतलब गुस्सा होता है, मतलब इससे लोगों में भी एक नाराजगी देखने को मिलती है, लोग भी आंदोलन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंसर्न्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कंसर्न मतलब चिंता होती है, चिंताएं जाहिर की जाती हैं। यहाँ पे हैरिड नहीं होगा, यहाँ पे हरिड होगा, एंड ए हरिड रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। और इसके अलावा सरकार भी आनंद फानन में हम ऑड इवन फार्मूला लाएंगे, हम स्कूल कॉलेज बंद कर देंगे, हम आसपास में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसको बंद कर देंगे, थर्मल पावर प्लांट को बंद कर देंगे। तो ये हड़बड़ी में बिना सोचे समझे ये शॉर्ट टर्म ये लोग रिस्पॉन्स करते हैं, सरकार की तरफ से शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स भी आता है। दैट पुशेस फॉर रिस्ट्रिक्शन, जो वो सरकार जो कोशिश करती है रिस्ट्रिक्शंस पे, रिस्ट्रिक्शंस मतलब प्रतिबंध लगाने पे, किस पे? फ्री मूवमेंट पे और कंस्ट्रक्शन पे। जैसे हमने हमें बताया कि कंस्ट्रक्शन बंद कर देंगे, फ्री मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, ऑड इवन लगाएंगे, ठीक है, डीजल व्हीकल्स अगर 10 साल से ज़्यादा हैं तो वो रोड पे नहीं चल सकती हैं, पेट्रोल की जो गाड़ियाँ हैं वो अगर 15 साल से पुरानी हैं तो उसको हम लोग नहीं चलने देंगे। तो ये सारे
जल्दबाजी में ये रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से आती है। इनवेरिएबली का मतलब ऑलवेज ही होता क्या है, द वेदर इम्प्रूव्स एंड ऑल इज फॉरगेटन। और हमेशा की तरह क्या होता है कि वेदर कुछ महीनों के बाद, 1-1.5 महीने के बाद आप देखिएगा कि फिर से इम्प्रूव हो जाता है और हम सब इसको भुला देते हैं, इन सबको भुला दिया जाता है, ऑल इज फॉरगिवन। ठीक है। अब देखिए, द रेकरेंट ट्रेजिडी ऑफ एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली इज दैट इट इनवेरिएबली डिसेंड्स इनटू ए ब्लेम गेम। अब देखिए, ये जो रेकरेंट ट्रेजिडी है, रेकरेंट का मतलब जो बार बार आता है, जो रिपीट होता है। ट्रेजिडी का मतलब कोई बुरी चीज़, सैड इवेंट। तो ये जो बुरी चीज़ है, ट्रेजिडी है, एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, तो ये जो ट्रेजिडी है, इस एयर पोल्यूशन को एड्रेस करने का, एड्रेस मतलब सॉल्व करना, इसको हल करना, वो क्या है, वो है इट इनवेरिएबली, मतलब ये ऑलवेज ही डिसेंड इनटू ए ब्लेम गेम। मतलब ये ब्लेम गेम का मतलब अभी जो हमने बताया कि एक के ऊपर आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर में ये बदल जाता है। डिसेंड इनटू का मतलब कन्वर्ट इनटू, उसमें ये बदल जाता है गेट इनटू। ठीक है। तो ये जो एयर पोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, वो फाइनली ब्लेम गेम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो देखिए, द सेंटर ब्लेम्स द दिल्ली गवर्नमेंट। सेंटर किसको ब्लेम करता है? दिल्ली गवर्नमेंट को, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ए डिफरेंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। क्यों ऐसा कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट? क्योंकि सेंट्रल में आप जानते हैं एनडीए की गवर्नमेंट है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। तो इट बिलोंग्स टू ए डिफरेंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन का मतलब पॉलिटिकल पार्टी। तो चूंकि वहाँ पे अलग सरकार है, अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को ब्लेम करती है। विच इन टर्न, जो कि इन टर्न मतलब बदले में, और इसके बदले में क्या होता है, क्वाइट कन्वीनियंटली ब्लेम्स फार्मर्स इन पंजाब। और इसके बदले में क्या होता है, दिल्ली गवर्नमेंट जो होती है वो क्वाइट कन्वीनियंटली का मतलब अपनी सुविधानुसार बहुत ही अच्छी तरीके से वो क्या कर देती है, सारा का सारा ब्लेम पंजाब के किसानों पे डाल देती है। What is never addressed head on is that the air pollution crisis is not a problem that can be solved overnight। अब देखिए, किस बात को एड्रेस नहीं किया जाता है हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब एकदम सीधे सीधे, जिस चीज़ को बिना लाग लपेट के एड्रेस नहीं किया जाता है, वो है कि एयर पोल्यूशन का जो क्राइसिस है वो ऐसी समस्या है, वो ऐसी समस्या नहीं है जिसे आप ओवरनाइट सॉल्व कर सकते हैं। ओवरनाइट का मतलब रातों रात, ये रातों रात होने वाली समस्या नहीं है, सॉल्व होने वाली समस्या नहीं है। इसके लिए आपको थ्रू आउट द ईयर एफर्ट करने होंगे। ऐसा नहीं है कि 10 दिन 15 दिन हम एक्शन मोड में आ गए और फिर पूरे साल मस्ती कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है, तो इस तरह से ये समस्या दूर नहीं होगी। ठीक है। यानी कि सालों भर गवर्नमेंट को क्या करना होगा, कंसर्टेड एफर्ट करनी होगी। ठीक है। द लॉकडाउन लास्ट ईयर प्रोवाइडेड कंपेलिंग एविडेंस दैट taking vehicles off the road and a cessation in industrial and construction activity led to a clearer sky। अब देखिए, ये जो पिछले साल लॉकडाउन लगाया गया था, आपने देखा होगा कि कोविड के कारण से लॉकडाउन लगा, तो उससे उसने प्रोवाइड किया, हमें लॉकडाउन ने हमें प्रोवाइड किया कंपेलिंग एविडेंस, मतलब ऐसा एविडेंस जो हमें मजबूर कर दे, हमें ऐसा लगे कि नहीं ये एविडेंस सही है। तो हमें एक ऐसा एविडेंस मिला जो पुख्ता सबूत हमें देता है, एविडेंस देता है, सबूत देता है दैट, ये बात की क्या, किस बात की सबूत हमें मिली उस लॉकडाउन से, कि टेकिंग व्हीकल्स ऑफ द रोड, कि अगर हम व्हीकल्स को रोड से हटा लें, मतलब अगर कम व्हीकल्स अगर रोड पे जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा लॉकडाउन में व्हीकल्स भी नहीं चल रहे थे। एंड सेसेशन का मतलब होता है स्टॉप, किसी भी चीज़ की काम करना बंद कर देना। तो किस चीज़ का सेसेशन, इन इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मतलब औद्योगिक कल कारखाने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में अगर को स्टॉप कर दिया जाए, तो ये क्या करता है, लेड टू क्लियर स्काई, इससे हमारी जो आसमान है वो साफ़ हो जाती है, मतलब हवाएं साफ़ हो जाती हैं। ठीक है। सोर्स apportionment studies by various institutions have shown that the contribution of stubble burning varies significantly। अब देखिए, एपोर्शन का मतलब होता है डिवाइड करना, बांटना। तो मतलब सोर्स एपोर्शनमेंट स्टडीज का मतलब क्या होता है कि किस किस सोर्स से, ठीक है, कौन कौन सा सोर्स से कितना कितना कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे बहुत सारे सोर्सेस हैं ना, पॉल्यूशन के बहुत सारे सोर्सेस हैं। जैसे आप देखिए, थर्मल पावर प्लांट है, उससे पोल्यूशन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, उससे पोल्यूशन हो रहा है, स्टबल बर्निंग है, उससे पोल्यूशन हो रहा है, बायोमास बर्निंग है, उससे पोल्यूशन हो रही है। तो
आखिर किस किस सोर्स का कंट्रीब्यूशन कितना कितना है, इसी को बोल रहा है सोर्स एपोर्शनमेंट स्टडीज। एपोर्शनमेंट का मतलब हमने बता दिया, डिवाइड करना, डिवाइड, एपोर्शन का मतलब डिवाइड करना, ठीक है। तो सोर्स एपोर्शनमेंट स्टडीज बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये सोर्स एपोर्शनमेंट स्टडीज किया गया। तो उन्होंने क्या दिखाया, हैव शोन दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टबल बर्निंग, की स्टबल बर्निंग का जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, स्टबल मतलब हमने बताया था पराली जलाने का जो कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत हद तक वैरी करता है, मतलब चेंज होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि स्टबल बर्निंग पूरे साल होता है, क्योंकि स्टबल बर्निंग साल के किसी खास मंथ में ही होता है, जब आपके फसल तैयार हो जाती है, ठीक है, और कट जाती है, और तब स्टबल बर्निंग की जाती है। अब देखिए कैसे चेंज हो रही है सिग्निफिकेंटली, फ्रॉम एज लो एज 4% ऑन सम डेज इन अक्टूबर नवंबर टू एज मच एज 40%। मतलब 4% से लेकर के स्टबल बर्निंग का अक्टूबर नवंबर तक कितना 40% तक भी कंट्रीब्यूशन चला जाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि ये बहुत वैरी करता है स्टबल बर्निंग से जो होने वाला पोल्यूशन है। बट द रनिंग ऑफ पावर प्लांट्स एंड कंस्ट्रक्शन आर ऑल्सो नेसेसरी एक्टिविटीज दैट कैन बी सट एट ए मोमेंट्स नोटिस, दैट कांट बी सट एट ए मोमेंट्स नोटिस। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो पावर प्लांट का जो चलने का काम है या कंस्ट्रक्शन है, इन ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी एक्टिविटीज है। अगर पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे तो फिर बिजली कहाँ से आएगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान पहुँचेगा। इसीलिए हम इसे अ मोमेंट्स नोटिस मतलब बहुत जल्द, मतलब कोई एक फरमान जारी कर दिया गया, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली गवर्नमेंट ने फरमान जारी कर दिया कि स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे। अब उसी तरह का फरमान अगर जारी कर दिया जाए कि पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद हो जाएंगे, तो इस तरह के फरमान से इसको बंद नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेंगे, ठीक है। द मूव टू बैन द एंट्री ऑफ ट्रक्स टू इज नॉट एनी मोर इफेक्टिव देन वेटिंग फॉर द विंड टू ब्लो ओवर एंड हैज कंसिक्वेंसेज फॉर द इकोनॉमी। अब देखिए बहुत बार ऐसा भी बोला जाता है कि हम बाहर से आने वाले जो दिल्ली में ट्रक्स हैं उनको एंट्री ही नहीं देंगे, बाहर से आने वाले ट्रक्स को दिल्ली में इंटर नहीं होने देंगे। तो इस तरह का जो कदम है कि बाहर से आने वाले जो ट्रक्स हैं उनकी एंट्री पे बैन लगा देंगे, दैट टू ये भी इज नॉट एनी मोर इफेक्टिव, ये भी उससे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है देन वेटिंग फॉर द विंड टू ब्लो ओवर। मतलब इससे अच्छा है कि सारी समस्या अपने आप ठीक हो जाए। मतलब क्या है कि जैसे हम लोग इंतजार करें, जैसे आप देखिएगा कि जैसे ही 10-15 दिन के बाद क्या होगा कि हवाओं का जो मतलब क्लाइमेटिक चेंज, सॉरी वेदर का जो फिनोमेना है, वेदर वहाँ पे अगर हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं तो आप देखिएगा कि दिल्ली की जो बहुत हद तक जो स्मोक का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ट्रक्स के बैन को लगा करके, ठीक है। एंड हैज कंसिक्वेंसेज फॉर द इकोनॉमी, और वहीं बोल रहा है कि अगर आप ट्रक को बैन कर देंगे ना एंट्री को, तो वो क्या करेगा, वो हमारी इकोनॉमी को भी प्रभावित करेगा, उसके बुरे प्रभाव होंगे। कंसिक्वेंसेज का मतलब उसके नतीजे भी हमें झेलने पड़ेंगे। द वे फॉरवर्ड, अब आगे का क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड का मतलब आगे क्या, ठीक है, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो द वे फॉरवर्ड इज टू व्यू विंटर एयर पोल्यूशन एज ए नेचुरल डिजास्टर एंड टारगेट रूट कॉजेज। तो वही बताया कि आगे हमें क्या करना चाहिए, तो वो है कि हमें जो विंटर में जो एयर पोल्यूशन होता है उसको एक नेचुरल डिजास्टर की तरफ व्यू करना चाहिए, व्यू मतलब देखना चाहिए, और टारगेट रूट कॉजेज, और हमें रूट जो कॉज है मतलब जो मूल कारण है जिसके कारण से बार बार हमें इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती है, हमें उसको टारगेट करने की जरूरत है, उस पर प्रहार करने की जरूरत है, ठीक है। रोड डस्ट इज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पेडिमेंट टू क्लीन एयर। अब देखिए वही बोल रहा है कि जो रोड से होने वाला जो पोल्यूशन है, जो रोड डस्ट है, ये सबसे डोमिनेंट सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर है। पार्टिकुलेट मतलब जो छोटे छोटे मैटर्स होते हैं, आप जानते होंगे कि पार्टिकुलेट मैटर दो तरह का होता है, PM2.5 एंड PM10। तो ये दो जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं इनका सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, वो है रोड डस्ट। तो ये उसका सबसे बड़ा सोर्स है, डोमिनेंट सोर्स है। एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पेडिमेंट, और सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट का मतलब रुकावट, बाधा, किसके, क्लीन एयर। तो क्लीन एयर में सबसे बड़ा रुकावट यही पार्टिकुलेट मैटर है। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, द लीस्ट एमिनेबल टू एन ईजी फिक्स। फिक्स मतलब सोल्यूशन, मतलब ये क्या है कि आप ये चाहें कि हम झटपट कोई सोल्यूशन निकाल दें और उससे पार्टिकुलेट मैटर का समस्या दूर हो जाए, वो भी नहीं होने वाला है। पार्टिकुलेट मैटर की समस्या ऐसी है कि आप जब तक
पूरे साल प्रयास नहीं करेंगे, ये समस्या जाने वाली नहीं है। ठीक है, तो लिस्ट एमिनेबल का मतलब क्या होता है, जो आसानी से आप उसमें चेंजेज ला सकें, बदलाव ला सकें, आपके अनुसार वो क्या हो सके, चेंजेज हो सके, तो वो लिस्ट एमिनेबल है। मतलब इसमें ज़्यादा परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं, किसके द्वारा, इजी फिक्सेस के द्वारा। मतलब छोटे मोटे हम सॉल्यूशंस के द्वारा हम इन पार्टिकुलेट मैटर की समस्या को दूर नहीं कर सकते। द एम्फेसिस मस्ट बी ऑन कंसर्टेड एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड नॉट एनुअल ब्लेम गेम्स। तो वही बोल रहा है कि एम्फेसिस का मतलब होता है जोर, हमारा जो पूरा का पूरा जो जोर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑन, मस्ट बी ऑन, किस पे, जरूर से जरूर होना चाहिए, किस पे, कंसर्टेड मतलब वही मिला जुला, एंड कंसिस्टेंट मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। ठीक है, लगातार और मिला जुला प्रयास, एफर्ट्स पे हमें एम्फेसिस करना चाहिए। एंड नॉट एनुअल ब्लेम गेम, एनुअल मतलब वार्षिक, ये जो वार्षिक हम लोग ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं उस पे, तो ये जो ब्लेम गेम का जो ये काम है उसको हमें रोकना होगा। उसको ना करते हुए हमें कंसर्टेड एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने होंगे, और जो रूट कॉज है पॉल्यूशन के उसको लेकर के हमें अपने पॉलिसी और प्रोग्राम्स को लागू करने होंगे। तभी जा कर के हमारा जो देश है वो विंटर के समय में जो हमेशा जो ये समस्या हमें हमेशा झेलनी पड़ती है, स्मोक का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इससे हमारा देश बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो आज का आर्टिकल मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू।